छात्र मोर्चा का 8वां दिन है क्रमिक अनशन का। हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दरवाजे पर खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए चेयरमैन और उधर के गेट पे जाने दीजिए। चलिए जाइए। ये जो है दूसरा गेट देखिए, यहाँ पर लिखा है चेयरमैन गुमशुदा। हम पिछले 8 दिनों से तलाश रहे हैं चेयरमैन साहब को, पता नहीं कहाँ फरार हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने चिपका दिया है। ये पूरा जो है यहाँ से सिलसिलेवार जितनी दीवारें हैं सब पर जो है चेयरमैन साहब गुमशुदा का पोस्टर हमने लगवाया है, सामने भी लगवाया है, क्योंकि चेयरमैन साहब की तलाश भी जारी है। अब मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको चेयरमैन साहब कहीं भी दिखाई दें तो आप उनको ससम्मान पकड़कर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट नंबर 2 पर लाएं। इसका इनाम भी आपको दिया जाएगा। इनाम की राशि लगभग 5 लाख रुपए है और यह इनाम चेयरमैन साहब स्वयं आपको देंगे, इस बात का हमें मुकम्मल यकीन है। क्योंकि हम बेरोजगार हैं, इसलिए इतनी बड़ी धनराशि की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर 8वां दिन इस उम्मीद से, इस भरोसे से आज हमने इश्तिहार छपवाया है। या मुझे यकीन है कि चेयरमैन साहब जहां कहीं भी होंगे उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी और जानकारी देने वाला जो भी मेरा भाई होगा, ईश्वर जो है उसको एक मुकाम देगा। मुझे यकीन है इस बात का। प्रयास करिएगा कि जहां भी मिलें चेयरमैन साहब, जहां भी मिलें, आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, यकीन जानिए यही वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं जो पिछले 8 दिनों से फरार चल रहे हैं, फरारी की हालत में हैं, फरारी की हालत में हैं। हालात ये है कि वो आपने मूवी देखी होगी डॉन वाली मूवी देखी है कि 13 मुल्कों की पुलिस डॉन को खोज रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान चेयरमैन साहब को खोज रहा है और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हमने ऐलान जंग का आगाज किया है कि अगर आप मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तो ये उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार तय कर लिया है कि हम हमेशा से मुश्किल काम ही किए हैं और नामुमकिन काम भी किए हैं। क्योंकि अगर हमने सोच लिया अपनी जिंदगी में कि हमें ये पाना है तो उस पाने की कवायद में हम अपने दिन को, रात को, पूरे अपने सुकून को, पूरे चैन को तबाह हो बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास वो जज्बा है कि अगर ये चीज हमें हासिल करनी है तो हासिल करनी है। और इसी सोच के साथ आप लोगों की खूबसूरत तालियां, बेहतरीन तालियां हमको ताकत देती हैं, इस बात का एहसास कराती हैं कि ये 2 हाथ जो तालियों के रूप में मुझे दिए जा रहे हैं, लगता है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार यहाँ मौजूद है और अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इस बात का एहसास दिला रहा है कि हम सब नौजवान बेरोजगार प्रतियोगी छात्र भाई और बहन एक हैं, एक मंच पर है, एक मंच पर इस बात को लेकर कि अध्याचन का पोर्टल खोला जाना चाहिए, सीटों में वृद्धि होनी चाहिए, विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा होनी चाहिए। और इसी मांग को लेके आज 8वां दिन चयन बोर्ड के गेट पर हम मौजूद हैं। गुहार लगातार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, राज्यपाल जी को भी भेजा है
कल प्रधानमंत्री जी को भी भेजा गया था, आने वाले समय में राष्ट्रपति जी को भी भेजा जाएगा। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हमको लगेगी वहाँ यह गुहार हम लगाएंगे। लेकिन हमने इन गुहारों के बाद हम उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों से भी एक गुहार लगा रहे हैं कि आए मेरे भाई, आए मेरी बहन, कहाँ हो तुम? हमने पोस्टर लगा दिया है, चेयरमैन गुमशुदा है, कहाँ हो तुम? खोजो, तलाशो, इलाहाबाद में नहीं मिल रहे हैं। इलाहाबाद में रहने वाले प्रतियोगी छात्रों, तलाशो। हो सकता है गोविंदपुर में छुपे हो सकता है सलोरी में छुपे हो सकता है छोटा बघाड़ा में छुपे हो सकता है कि किसी न किसी के घर के अंदर वो छुप कर बैठे हैं, आ नहीं रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सहारनपुर चले गए हों, ये भी हो सकता है बलिया में हो, ये भी हो सकता है कि मुजफ्फरपुर में हो, मुजफ्फरनगर में हो, ये भी हो सकता है कि और किसी जो है प्रदेश से बाहर चले गए हों। तो मैं जानता हूं, मुझे यकीन है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाला सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, दिल्ली में भी होता है, हरियाणा में भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं। तो मुझे यकीन है, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, जहां भी हो तलाशो, साथ दो, मेरा साथ दो। चेयरमैन साहब को खोजो, कहाँ हैं? खोजना पड़ेगा। निकलो अपने घर से बाहर, तुरंत निकलो। कहीं न कहीं किसी घर में वो बैठे हैं, दुबके पड़े हैं, क्योंकि 8 दिन हो गया है हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इस ठंड के आलम में कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी हो रही है। इसी बीच हमारा एक प्रतियोगी छात्र भाई सुरेंद्र कुमार, जो ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, वो अमर शहीद मेरा भाई, जिसका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये हौसला हमने बना रखा है। हमने यह फैसला भी कर लिया है कि ऐ सुरेंद्र, तुम जहां भी हो, यकीन जानो तुमने जो त्याग और बलिदान किया है। अनशन पर लगातार आ रहे थे, तुम्हें ठंड लगी क्योंकि तुम्हारे पास साथ में गरीबी थी, गरीबी के साथ बेरोजगारी थी। अगर बेरोजगारी थी तो ठंड में कपड़े भी तुम्हारे पास कम रहे होंगे। हो सकता है स्वेटर न रहा हो सकता है जैकेट न रहा हो सकता है जूते अगर रहे हो तो मोजे न रहे हो। कोई न कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से तुम्हें ठंड लगी, और इसका कारण है हमारी बेरोजगारी। अगर तुम बेरोजगार नहीं होते तो तुम्हें ठंड नहीं लगती, क्योंकि तुम अच्छे कपड़े पहने होते, कंप्लीट पहने होते, और तुम आज जो है हमारे बीच रहते। मुझे बहुत अफसोस है, इस बात का बेहद अफसोस है। मुझे शर्म आ रही है चेयरमैन पर। ये वो चेयरमैन है जिन्होंने एक बेरोजगार की जान ले ली है। तो हम बताना चाहते हैं, ऐ उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, निकलो, तलाशो चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब जहां भी हो, आइए लेकर, सम्मान पकड़ कर लाइए, कोई ऐतराज नहीं है। जब तक वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तब तक उनसे हमारा एक रिश्ता है। हम भागने नहीं देंगे। अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो हम मुकम्मल भगा देंगे, ताकि दोबारा चयन बोर्ड में ना आए। आप लोगों की कमजोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी तालियों में वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए, वो सिफत होनी चाहिए कि उनका भी चयन बोर्ड के चेयरमैन जितने भी मौजूद हो, जिस गली में हो, जिस नुक्कड़ में हो, जिस गली में हो, जिंदाबाद छात्र एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन साहब जिस गली में हो, जिस नुक्कड़ में हो, जिस गटर में छुपे हो, मुझे यकीन है हम तलाश लेंगे। वो नुक्कड़ भी तलाशेंगे, वो गली भी तलाशेंगे, वो गटर भी तलाशेंगे, वो घर भी तलाशेंगे जहां पर आप छिप कर बैठे हुए हो। 13,19,000 लोगों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने बतौर अध्यक्ष चयन बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया है, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप कहते हैं कि हमको कार्य करने से रोका गया है, हम कहते हैं सबूत लाइए। आप कहते हैं
कि हमारे पास कि हम सबूत नहीं दे सकते, बस हमारे मन में वहम है, डर है, भय है कि हमको ऐसा लगता है, रातों में ख्याल आता है, ख्वाब में देखते हैं कि नहीं हमको कार्य करने से रोका गया है। तो आपके ख्वाब, आपके ख्याल, आपकी डर की वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इसी जिंदगी की तर्ज पे एक गाना गाना चाहता हूँ। अभी तो मैं स्पीच दे रहा हूँ, पूरा मौका मिलेगा। हमारे बेरोजगार भाइयों के सीने में इतने दर्द हैं, और दर्द ही नहीं है, दर्द की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी चौड़ी। दर्द हर जगह है, पूरे बदन में है, दिल में है, दिमाग में है। दिल दिमाग के साथ साथ कभी पैरों में भी दर्द होता है कि नहीं? हाथ में भी होता है, सर में भी दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि कहीं ना कहीं जब हम बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं तो वो दर्द दिमाग से और दिल से निकलकर पूरे बदन में टहलने लगता है, घूमने लगता है। और उसमें बेसाख्ता क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, माँ यार इस दर्द का इलाज क्या है? और इलाज क्या है मेरे भाई? नौकरी। ताली बजाइए, नौकरी इलाज, और कोई इलाज नहीं। कोई भी पेन किलर खाएंगे आप, सीधे हार्ट पे असर करेगा। दर्द का सिर्फ एक इलाज, अगर आज आप नौकरी पा जाइए, देखिए जहां से आपके बाल झड़े हैं उगना शुरू हो जाएंगे। वहीं से कमजोर तालियां हैं, बिल्कुल कमजोर ताली है। अगर आपको अभी नौकरी मिल गई, जहां से झुर्रियां पड़ी हैं वहीं से देखिएगा स्किन टाइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से टाइट होगा। आपका जो चलने का स्टाइल है, चलने का, देखिए महसूस करिए। अभी आप जैसे चलते हैं, उस चलने में कहीं ना कहीं थकावट का एहसास होता है कि हम चल रहे हैं। उसमें जो आपके कदम हैं हल्के से लड़खड़ाते भी हैं और कहीं ना कहीं ठहराव आने की कोशिश होती है उसमें। लेकिन यकीन जानिए, जिस दिन नौकरी मिली आपको, आपके चलने के तरीके में, आपके बोलने के तरीके में, आपके देखने के तरीके में, आपके सोचने के तरीके में, आपके हर काम करने के तरीके में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं हमने वो मुकम्मल जहां पा लिया है, अब आगे की जो दास्तां है वो नौकरी के बाद है। पहले नौकरी मिली तो जिंदगी आसान, तुरंत आसान हुई। अब जैसे आपको नौकरी मिली, अभी आप गोविंदपुर से कटरा जाना है, आप जो है ऑटो से जा रहे हैं, 10 रुपए दे के जा रहे हैं, लेकिन जहां नौकरी मिलेगी एहसास होगा कि हम यार ऑटो से जा रहे हैं 10-20 अप एंड डाउन, 20 रुपया गया, 600 रुपया महीना गया। हम सक्षम हैं कि हम एक अदद गाड़ी 2 व्हीलर खरीद सकते हैं, जिसमें कि गोविंदपुर से अगर हमको कटरा आना जाना है तो हम 600 रुपये में 60 दिन जाएंगे, सिर्फ अगर यहाँ आना जाना होगा तो। पैसे की भी बचत और सुविधा भी मिली। आपको मिली कि नहीं? आपको लगता है कि गाड़ी चलाना चाहिए मुझे अपने पैसों की। महसूस किए कभी? कैसा फील करते हैं आप लोग? खुद की गाड़ी हो, खुद के कमाई की मेरे भाई, खुद के कमाई की। पहले शुरुआत करेंगे 2 व्हीलर से, वो भी बहुत महंगी हो गई है। बहन को पता है कौन सी बहन बोली है? 1,05,000 या 1,10,000। 1 लाख बोलने में कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी रकम है ना। हम तो 2-3 हजार में अपनी जिंदगी काटते हैं इलाहाबाद में, अब 1 लाख रुपया बोलने में और सुनने में अजीब सा लग रहा कि कान की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाएगी, लग रहा है ना। लेकिन यकीन जानिए, जब आप
टीजीटी में सेलेक्ट होंगे 4600 ग्रेड पे होगा, या प्रवक्ता में सेलेक्ट होंगे 4800 ग्रेड पे होगा, तो आपकी जो सैलरी होगी लगभग 60 से 62,000 स्टार्टिंग होगी। यानी कि अगर आपने 2 महीने मेहनत कर दी तो आप एक गाड़ी खरीदने के काबिल हो जाएंगे। और गाड़ी खरीदने के काबिल हो जाएंगे, इसके लिए इतनी कमजोर ताली कैसे होगी? बहुत बड़ी बात है। ये हमारा छोटा सपना नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा सपना है। गाड़ी हो सकती है हमारे पास, लेकिन वो गाड़ी हमारी नहीं है, हमारे घर वालों की कमाई से है, हमारे माँ बाप की कमाई की गाड़ी है। हम भी कुछ दिखाना चाहते हैं समाज को, लोगों को दिखाना भी है, बताना भी है और जताना है। सबसे बड़ा चीज एहसास कराना कि हम वो चीज कर सकते हैं। और अगर जब 2 व्हीलर ले लेंगे तो फिर आएगी नौबत किसकी? कौन सा ब्रांड लेना पसंद करेंगे आप? अपना अपना बताइए, कैसा लगेगा आप? टीवीएस स्कूटी। अजीब सा नहीं लग रहा है? 4 व्हीलर 4 चक्के की गाड़ी मेरे भाई, महसूस करिए, चक्के 4 होंगे उसमें। अरे बहुत कमजोर ताली है, 4 चक्के होंगे मेरे भाई। और सीट भी कितना खूबसूरत होगा, आरामदेह। गेट का दरवाजा खुलेगा। आए तो थे इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पे इसी हौसले के साथ कि हम तैयारी कर रहे हैं। अगर नीली बत्ती मिल गई तो एक गाड़ी भी मिलेगी सरकार की तरफ से, जिसका दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा। बहुत कमजोर ताली है ये। मैं वहां पहुंचा रहा हूं जहां पहुंचना चाहते हैं। हमने तो समझौता किया है कि चलिए हम टीजीटी पीजीटी में कर लेते हैं, टीजीटी पीजीटी में कर लेते हैं। चलिए कंसंट्रेशन भंग होगा, बीच में मत बोलिए, रिदम टूटता है। हम तो यहाँ आए थे कि हमें वैसी गाड़ी की जरूरत थी। सपना था कि नहीं, लगभग हमें लग रहा है यहाँ मौजूद जितने मेरे भाई हैं, एक बार तो जरूर सपना देखा होगा आपने कि गाड़ी 4 चक्के की हो, उसका दरवाजा मैं बिल्कुल न खोलूं, है ना, दरवाजा दूसरा खोलेगा, मैं सिर्फ एंट्री करूंगा उसमें और बैठ जाऊंगा। अब इसमें देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपके चेयरमैन साहब का जब दरवाजा खुलता है, आज तक पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजे का लॉक नहीं छुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया उसमें। आपके चेयरमैन साहब की गाड़ी का दरवाजा दूसरा कोई खोलता है, चेयरमैन साहब अपनी सीट को भी टच नहीं करते हैं, घुसते हैं तो ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे, ताकि ये दोनों हाथ टच ना हो किसी भी सीट पर, सिर्फ उनका इतना हिस्सा बस जो है टच हो कि वो बैठ सकें। क्यों? क्योंकि चाइना ने कोरोना भेज दिया उनके यहाँ, पर्सनल भेजा है। जब आपको जिंदगी से इतनी मोहब्बत है, मौत से इतना डर है, तो आप जैसे इंसान के लिए हमें तो लगता है कि आपको जिस जगह पर है वहां मौजूद ही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर यहाँ रहेंगे तो आपको गाड़ियों से आना जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। भाई आप, कल भी मैंने कहा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है ना? है क्या? नहीं है। ये जियो का तो नहीं है ना? जियो की ऑफिस लग रही है, मुझे तो लग रही है। बीएसएनएल की है? इसमें सीधे सीधे लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन। माध्यमिक शिक्षा सेवा, आगे जो लिखा है चयन, इस चयन शब्द को गौर से पहचानिए। यही वो शख्स है चयन, देख रहे हैं ना, जिसकी तलाश कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं।
इसके अलावा किसी की तलाश है क्या आपको? नहीं। ना आपको बोर्ड की तलाश है, ना आपको शिक्षा की तलाश है, क्योंकि हमें लग रहा है एमए में सब किए हैं, यहाँ पे कर लिया ना। सेवा करने के लिए आप तत्पर हैं। अब माध्यमिक की डिग्री के लायक आप हैं, कंप्लीट, सब सारी लाइनें कंप्लीट है और उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, सारी चीजें कंप्लीट। बचा क्या है? वही बीच वाला जो एक हिस्सा है कोने में एकदम छिपा हुआ है थोड़ा सा, उसी की तलाश कर रहे हैं, जिसमें चयन लिखा हुआ है। उसी चयन की तलाश में हम इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमीन पर अपने अपने घरों को छोड़कर आए। भैया हमारे घर में भी 52 बीघा पुदीना बोआ था। हम कोई अहरे गहरे घर के थोड़ी हैं। आपको सच बता दूं, 25 बाई 30 में भूसा रखा जाता। 25 बाई 30 का कमरा, एहसास हो रहा आप लोगों को? यहाँ भूसा वाला कोई नहीं है क्या? है ना? मैं भूसा वाला हूँ, मेरे पास भूसा भी है, गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, ठीक है ना, सारी चीजें होती हैं, तो मुझे एहसास है। लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं हम ना, एक छोटे से कमरे में, है ना, उसका 10 गुने में हमारी भैंस घूमती है। घूमती है कि नहीं? किसकी घूमती है? जिसकी घूमती है वो ताली बजाए, जिसकी नहीं घूमती है कोई बात नहीं। हमने, मेरे भाई सच बताऊं, अपनी भैंसों पर कभी भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा कमरा है, जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे घूमो, टहलो, क्योंकि टहलना भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। ये थोड़ी कि भैंस है तो टहलेगी नहीं, टहलना चाहिए ना। लेकिन हम 10 बाई 10 के कमरे में हमने अपने भैंस को भी एक मौका दिया है कि तुम भी स्वस्थ रहो, मजबूत रहो, तो हमने बड़े कमरे दे दिए ताकि तुम जैसे चाहे वैसे घूमो, टहलो, अच्छे से रहो। कोई दिक्कत हो तो हमको सूचना दो अपनी आवाज में। लेकिन हम इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमीन पे 10 बाई 10 के कमरे में, जहां टहलने की भी सुविधा नहीं होती, उसमें अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हमें तलाश है, हमें तलाश है उस चयन का। सारी मेहनत उसी के लिए। 10 बाई 10 के कमरे में, 10 बाई 10 के कमरे में हम अपनी पूरी जिंदगी को बिताने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि हमें एक नौकरी मिल जाए, ताकि हम यहाँ से जब चलें तो सीना चौड़ा हो हमारा। क्योंकि ऐसे जाने की इच्छा हमारी बिल्कुल नहीं है। ऐसे जाना चाहते हैं क्या? नहीं है ना? सवाल है हमारे, ताली बहुत कम है। हम ऐसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि जब हम निकले थे अपने घरों से, तो वहीं पर हमने यह दृढ़ संकल्प किया था कि नहीं? किया था ना? यहाँ पर लगभग 99% लोग कहीं न कहीं से दूसरे जिलों से होंगे, लगभग, है ना? क्योंकि प्रयागराज के जो लोग रहते हैं अस्थाई, कितने लोग हैं? आकर बसे हैं कहीं से, यहीं के रहने वाले। ये बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए इनके लिए। प्रयागराज के अमूमन, सच बता रहा हूं, यहाँ के लोग यहाँ से नौकरी नहीं पा पाते। उनके पास बड़े बड़े घर हैं, किराए पे दिए हुए हैं। हम आते हैं, ये हमारा हौसला है और जज्बा है कि हम दूसरे जिलों से आते हैं और प्रयागराज से नौकरी लेकर जाते हैं। क्योंकि हम संघर्ष करते हैं, हम अपने आप को तपाने की कोशिश करते हैं,
डूबने की कोशिश करते हैं, हम डूब जाते हैं अपने सपनों में, उन अरमानों में डूब जाते हैं जिसको पाने की कवायद में हम अपने अपने घरों से चले थे। और उसी सपने को लेकर जब चले हम अपने अपने घर से, रास्ते में ऑटो पकड़े। शुरुआती दौर का मैं बात बता रहा हूँ, जो भाई अभी रिसेंटली कोई 1 साल पहले आया होगा, कुछ 1947 से आए होंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जब अपने अपने घरों से निकले, एक छोटा सा बैग, गरीब टाइप का, 100-150 रुपए का उस दौर में मिला करता था, जिस दौर में मैं निकला था। अब तो वो बैग की कीमत भी बहुत महंगी हो गई है। एक बैग के बाद दूसरा खरीदने की हिम्मत और हिमाकत हम नहीं कर पाए, कभी भी नहीं कर पाए। उस बैग में कुछ पुराने कपड़े जो हर साल होली और दीपावली में बने करते थे, उन्हीं को कलेक्ट किया था, क्योंकि हमारी ये हैसियत नहीं थी कि हम रोज़ कपड़े खरीद सके या हर महीने खरीद सके। लेकिन हमारे माँ बाप ने, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जो प्यार दिया, उनकी जितनी औकात थी, जितनी उनकी हैसियत थी, उसमें उन्होंने अधिक से अधिक मुझे देने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में जो चंद कपड़े थे, 2, 4, 5, हर साल धीरे धीरे कलेक्ट करते हुए हाई स्कूल किए, इंटर किए, बीए किए, एमए किए, ओमे किए, बीएड किए। इस सिलसिले में लगभग कई जोड़ी कपड़े हुए हमारे। उसके बाद जब नौकरी की तलाश में हम निकले, उन कपड़ों को कलेक्ट किया। एक गिलास लिया घर से ही, एक गिलास, एक कटोरा समझते हैं आप लोग? अपने घर से लाए थे हम लोग। हम तो लाए थे, आप लोग लाए थे कि नहीं हमें नहीं पता। एक चम्मच भी लाए थे कि पता नहीं, कटरा में बहुत महंगा मिलता है, पता नहीं दिक्कत ना हो जाए, बजट ना खराब हो जाए, पूरा का पूरा आर्थिक व्यवस्था मेरी चौपट हो जाएगी अगर चम्मच कटरा से खरीद लिए तो। एक प्लेट भी लाए थे साथ में, कुछ एक आध तवे थे, रोटी का एक होता है, कुछ लकड़ी वाले लाए थे, कुछ लोग उसका लाए थे, पत्थर वाला। बेलन समझते हैं? हमने स्टार्ट किया जब इलाहाबाद आने के लिए, तो गृहस्थ जीवन में वहीं प्रवेश कर गए थे। चले जी, हमारी शादियां हुई नहीं हुई वो अलग की बात थी, लेकिन अपना हमने चूल्हा चौका समेट लिया था कि हम चलेंगे इलाहाबाद और वहीं बनाएंगे खाएंगे। गैस सिलेंडर का कनेक्शन भी लिया। कितने लोगों ने लिया है यहाँ पे? सबने लिया। साथ में चूल्हा भी खरीदना था मेरे भाई। पैसे की बजट को देखते हुए रेगुलेटर जो है एजेंसी वाला ही कह रहा था कि हम ही देंगे। दबाव तो चूल्हे पर भी था। एजेंसी वाले ने कहा कि नहीं भैया, अगर सिलेंडर लोगे तो चूल्हा हम देंगे, लोगे नहीं जबरदस्ती देंगे। तो हमने बहुत अनुनय भी नहीं किया, हाथ जोड़ा कि भैया आपका चूल्हा 1800 का 1600 का पड़ रहा है, कटरा में गरीब टाइप का हम 500 का ले लेंगे, तो जो 1300 रुपया बचेगा वो पूरा महीना मेरा निकल जाएगा। यानी 1 महीने का जुगाड़ के बारे में हम सोच रहे थे। और ये सोचकर जो है हमने चूल्हा भी बाहर से खरीदा, सारी व्यवस्थाएं कर ली। फिर आया मसला, जंग लड़ना है। जंग कैसे लड़ेंगे, किसके साथ? हथियार चाहिए। हथियार कहाँ है आपके पास? किताबें। आपकी किताबें जो आपकी जिंदगी का फैसला करेगी। ताली बजाइए इस पे, बहुत बड़ी चीज। क्योंकि हमने चूल्हे से समझौता कर लिया, तवे से कर लिया, कम पैसे का ले लेंगे, बिना ब्रांड का ले लेंगे, लेकिन किताबों से समझौता नहीं। हमने अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। कोचिंग में जाना है तो जाना है, भले कर्ज मांग के जाएंगे। अगर कोचिंग वाले नहीं मान रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, साहब आपकी फीस कितनी है? अगर 5000 है, मैं बहुत गरीब हूँ, 3000 ले लीजिए। नहीं मानेंगे तो हम 2000 उधार लेकर, लेकिन हम कोचिंग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी का मसला है और इसको हम जो है इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। ये हमारा जज्बा था। सोचिए,
और हम आ गए इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर। इलाहाबाद में ट्रेन से आने वालों के लिए 4 विकल्प, पहले 3 हुआ करता था, अब 4 विकल्प हैं। एक है प्रयागराज जंक्शन, एक है प्रयागराज रामबाग, एक है नहीं प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज संगम तो अभी बना है, एक और है ना सुविधा प्रयाग जंक्शन राम संगम और याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, जो मैं करीब के स्टेशन बता रहा हूँ। चलिए खैर, लेकिन सोचिए मेरे भाई, हम लोगों ने जब हम लोग निकले अपने अपने घरों से, कितना डिबेट अच्छा कर ले रहे हैं हम लोग, प्रयागराज जंक्शन से लेके प्रयागराज रामबाग तक, है ना, सारा डिबेट अच्छा हुआ। इसी डिबेट की वजह से तो हम लोग जो है सारे प्रश्नों को, ऐसी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो नामाकूल हो, जो हमसे गुजरी ना हो। हमारे बगल से ही गुजर के चली जाती है, लेकिन OMR के समय धोखा दे देती है ना। किसको किसको धोखा दिए, जिनको जिनको धोखा दी है वो ताली बजाए, जिनको नहीं दिए नहीं बजा। इन प्रश्नों की बदतमीजियों ने बहुत परेशान किया। रहती साथ में है, 24 घंटे साथ में। हम बगल में सोते हैं, अलमारी है जहां अपने कमरे में, वहीं पे रख देते हैं। सारे प्रश्न उसी में हैं, सब किताबों में, है ना। उन किताबों से हम डेली जो है पन्ने को खोलने की कोशिश में, छूने की कोशिश में, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो हमसे छूटा हो। लेकिन बेवफाई कहाँ होती है? बुकलेट मिलने के बाद। बुकलेट मिला, प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन चारों सही दिखने लगेंगे हम। चारों ऑप्शन ABCD एकदम सब क्लियर है। लेकिन जो है हम लोग यह सोचते हैं कि ABCD सब सही है। कुछ अपनी मेहनत से हमने करने की कोशिश की, 80, 85, 90 तक पहुंचे। लेकिन जहां ABCD जब चारों अगर सही होने लगती है तो वहीं किसकी याद आती है? ताली बजाइए। वहीं पे मन करता है कि एक बार हम हनुमान चालीसा पढ़ ही लें, मने मन, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीसती हूँ लोक उजागर। ये हमारे दिल का ख्याल होता है कि आखिरी वैतरणी है, हनुमान जी निपटवाई दीजिए। अरे आपने तो लंका में आग लगा दी, आप तो बजरंग बली हैं, ये तो सिर्फ OMR में आग लगाने की बात है। ये बुकलेट हमको डिस्टर्ब कर रहा है बजरंग बली। और इसमें 4 सवाल है, चारों सवाल ऐसे लग रहे हैं, एक सवाल है, चारों जवाब ऐसे लग रहे हैं कि सब सही हैं। कोई रास्ता दिखा दीजिए बजरंग बली, कुछ भी ऐसा करिए कि हमारा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन वहीं पे जाके अटक जाए और फेविक्विक से चिपक जाए। हम हिलाना भी चाहें, अगर A में गया तो A ही में रंगाए, B न हो, बाद में पता चला ये सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत हमको भी पड़ती है, हम इंसान हैं। अब चेयरमैन साहब तो हम हैं नहीं कि हम 62 साल के बाद नौकरी पाएं। 5 साल पांव कब्र में लटका है, जाने का समय हो रहा है। पूरी जिंदगी IAS गिरी किए आप, कलेक्टर रहे, आप कमिश्नर रहे, तमाम जगह आदेश निर्देश आदेश देते रहे। तो भैया जब आपको सही से नहीं करना था तो रिटायर होने के बाद घर में जाके सो गए होते, 2-4 महीने आराम करते, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ और 2 कौन है, द्वारिका और
सारे चारों धाम घूम लेते, आप भी मुक्त हो जाते, हम भी आपसे मुक्त रहे। क्योंकि जनता की तो यही मांग है ना। वो कौन सा एक सेंटेंस किसने बोला था? बर्नी ने बोला था क्या कि राजा प्रजा से मुक्त हुई, प्रजा राजा से। बदायूनी, देखिए कितना समझदार था बदायूनी। बदायूनी बदायूनी हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी समझदारी देखिए। उसको पता था कि 2023 में एक व्यक्ति आएगा। आने को तो वो जो है 2018 में आ गए थे। 18 में आए थे कि 19 में आए थे? अब ये भी याद नहीं आप लोगों को। अरे उस शख्स को तो हर आपको उसका एक एक कारनामा याद रखना चाहिए। 18 में। अब उनको देखिए, आज से 1000 साल पहले एक व्यक्ति कितना बड़ा जानकार रहा, उसको पता था कि एक व्यक्ति जो मैं बोल के जा रहा हूं ये फिट बैठेगा उसी कि राजा प्रजा से मुक्त हो जाए, प्रजा राजा से मुक्त हो जाए। और हम भी यही चाहते हैं, आप हमसे मुक्त हो जाइए, हम आपसे मुक्त हो जाए, क्योंकि आप उस काबिल बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप उस काबिल होते तो हम आपके गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते। हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है मेरे भाई। और मैं सच बता दूं, उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है चेयरमैन साहब के गुमशुदगी का। और थाना पता है कौन सा है? थाना है वो हर प्रतियोगी छात्र भाई बहन का घर, जहां मैंने इस रिपोर्ट को दर्ज कराई है कि आप तलाशिए, तलाश कर लाइए। और सच बताएं, उनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। अगर बेहद जरूरी है तो ताली भी बहुत कमजोर है। आगे भी बताया उनको जरूरी है। उनका पकड़ा जाना इसलिए बेहद जरूरी है कि जब वो आएंगे तभी पोर्टल खुलेगा, क्योंकि वो पोर्टल में लॉक लगा के गए हैं। तमाम डीआईएस परेशान हैं, अपने अपने जिलों में चिल्ला रहे हैं कि आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, हमारे यहाँ सीटें रिक्त हैं, आओ आओ जल्दी आओ, ज्वाइन करो। लेकिन चेयरमैन को समझाओ पोर्टल खोल दे ताकि हम अपनी रिक्तियां भेज दें वहां पे, ताकि जिस पर आपका चयन हो जाए और आप हमारे यहाँ आ जाइए और नौकरी के लिए। टोटल कार्यकाल 88 दिन का बचा है। 88 दिन आज का छोड़ के, मात्र 88 दिन के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी दहशत में जी रहे हैं। अरे आपको तो एक फैसला करना चाहिए उन बेरोजगारों के साथ होकर। आपको डर किस बात का है? क्यों सोच रहे हैं? चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, चयन बोर्ड अस्तित्व में है। आपको सिर्फ एक बार फैसला लेना है, पोर्टल खोल देना है। 30 दिनों के लिए खोल दीजिए, फिर हम आपको मौका देंगे, फिर 30 दिनों के लिए खोल दीजिए। आप चाहें तो अपने पूरे कार्यकाल में पोर्टल खेल कर जा सकते हैं। हमारी सीटें 40,000 हो जाएंगी। ऐतराज है क्या? अगर पोर्टल खुल जाए, आपकी सीटें 40,000 तक अगर पहुंच जाएं, तो बुराई क्या है? 125 में 60 पे सिलेक्शन होगा। अगर 40,000 आएंगी तो 60। और यहाँ जितने मौजूद लोग हैं जो 60 नहीं कर सकते, वो ताली नहीं बजाएंगे, बाकी बजा सकते हैं। तो
हमने कौन सी गलत मांग रखी है मेरे भाई? चेयरमैन साहब से हम तो आरजू कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा भाई है, बायो का है, 37 सीट है इसके पास, न कॉन्फिडेंस है न पढ़ने का मन कर रहा है। अब आप बताइए, 37 सीट, पूरा प्रदेश तैयार, सब कह रहा है कि नहीं नहीं हम जाएंगे, हमको डॉक्टर बनाना है, सबको हम पढ़ाएंगे। और पूरे प्रदेश से मात्र 37 सीट। मैं एक विषय का उदाहरण दे रहा हूं, जीव विज्ञान, जो कि इनकी बेवकूफियों की वजह से अभी संघर्ष कर रहा था चंद महीनों पहले या 1-2 साल पहले। मानने को तैयार नहीं थे, कहते ना जीव विज्ञान होता ही नहीं है कुछ। हम कैसे मान लें जीव विज्ञान आप करते हैं? हमने नामे नहीं सुना, हमने विज्ञान का नाम सुना था, हमने सामाजिक विज्ञान का नाम सुना था, लेकिन ये जीव विज्ञान शब्द कहाँ से आ गया? तो हम लोग डिबेट की हैं 2-2 घंटा। अरे भैया दिमाग चाट डालते हैं ये डिबेट में, इनको पूरे करीने से सजा के, क्योंकि ये डाल चलते हैं तो हम लोग भी पात चलते हैं। ले चलेंगे आप लोगों को, देखिएगा आप ही लोग चलेंगी चेयरमैन से मिलने, देखिएगा वो दिमाग कितना लगाते हैं। क्योंकि हमें लगता है जब अपने दरवाजे के अंदर जाते हैं तो भी दिमाग के साथ ही जाते हैं कि दरवाजे में ऐसे एंट्री करना है या ऐसे एंट्री करना है। क्योंकि जब आदमी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने लगता है ना, तो दूसरी श्रेणी में माना जाता है। इसलिए अब जीव विज्ञान विषय नहीं है, इसको समझाने में 2 घंटा लगा। बोले नहीं हमें पता ही नहीं। हमने कहा सर आपके पास हार्ट है, बड़ी है, दिल है, किडनी है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र है, ये सारी चीजें हैं ना। तो ये सारी चीजें जीव विज्ञान में आती हैं और कहीं न कहीं गृह विज्ञान से भी कनेक्टेड है। तो आगे बजाइए, क्योंकि देखिए जीव विज्ञान बताता है कि श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, और गृह विज्ञान बताता है कि इसको बचा के रखना कैसे है। बचाना कैसे है? भाई आपने जीव विज्ञान के माध्यम से समझ लिया कि हमारा यहाँ फेफड़ा, यहाँ गुर्दा है, यहाँ दिल है ना, ये धड़कता है, ये कम धड़कता है। कम धड़कने की स्थिति क्यों आई? या उसमें कहीं न कहीं लेयर जम रहा है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ रही है। ये किसने बताया आपको? डॉक्टर ने बताया, जीव विज्ञान ने बताया। तो गृह विज्ञान कहता कि रुको मैं आ रहा हूँ, ऐसा है कि तेल कम खाना है। ये कौन करेगा व्यवस्था? गृह विज्ञान। कम खाना है, हिसाब से खाना है, फैटी चीज नहीं खानी है, ये व्यवस्था गृह विज्ञान। देखिए आपस में कनेक्शन सारे विषयों का कैसे एक दूसरे से मोहब्बत कर। गृह विज्ञान जीव विज्ञान की मोहब्बत हमने बता दी। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान है, बहुत सारे मेरे भाई सामाजिक विज्ञान से होंगे यहाँ। हम लोग सामाजिक विज्ञान से लगातार दिए रहे क्योंकि सामाजिक आदमी है। चेयरमैन साहब को भी हमने समझाया कि साहब सामाजिक आप भी बन के रहा करिए, क्योंकि आप समाज के एक प्राणी हैं। चेयरमैन आप बाद में हैं, आप प्रतियोगी छात्र बाद में हैं, बेरोजगार बाद में हैं, लेकिन आप समाज के एक सामाजिक प्राणी पहले हैं, इंसान पहले हैं। इसलिए इंसानियत नहीं भूल सकते। आप बेहद कमजोर ताली है, इंसानियत के बारे में समझा। मेरे भाई उसी इंसानियत का तकाजा मैं समझाना चाह रहा था चेयरमैन साहब को कि साहब इंसानियत का तकाजा है, 88 दिन ही तो बचा है। आप अब कौन सा किला फतह करते हैं? कर पाएंगे क्या? कालिंजर का किला जीत लेंगे? सामाजिक विज्ञान वाले कौन है यहाँ? सब है। कालिंजर कहाँ पड़ता है? बांदा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश कहाँ है?
भारत में भारत ये है प्यार हमारा। इसको प्यार बोलते हैं ना, कि विक्की भाई बोल रहे हैं तो आप ऐसा डूब गए हैं उसमें कि आपको सवाल का जवाब देने में भी सोचना पड़ा कि यार विक्की भाई ने पूछ क्या दिया। यही मोहब्बत कायम रखना चाहता हूं मैं यहाँ भी, और आप वहां मुझे पहुंचाइए जहां आपको जरूरत होगी, मेरी सख्त जरूरत। विधान परिषद चिल्लाऊंगा, ऐसे ही चिल्लाऊंगा आप लोगों के हक के लिए, आप लोगों के अधिकार के लिए, क्योंकि अभी बेरोजगारी दूर होगी। बेरोजगारी दूर होने के बाद एक नई समस्या पैदा होगी, पारिवारिक तमाम चीजें। अब आपके पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, पेंशन, इन सारी की व्यवस्था करनी है ना भाई। आप शिक्षक हैं, आप लोग जन्म देते हैं किसको? ना प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को, एसपी को, और ऐसे निकम्मे चेयरमैन को भी। हम शिक्षक होते हैं, हमारे क्लास में 25-50-100 की संख्या होती है, बच्चे होते हैं, हम उनको पढ़ा रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि उसमें कौन कलेक्टर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, है ना। लेकिन शिक्षक जो है अपना दायित्वों का निर्वहन करते हुए सबको एक समान पढ़ाता रहता, सही शिक्षा देता रहता। ये अलग बात है कि उसी शिष्यों में एक आध चेयरमैन साहब टाइप के बैठे हो, तो उसमें हम क्या कर सकते। हमने शिक्षा अच्छी देने की कोशिश की, आपने महसूस नहीं किया वो गलती आपने। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम क्रमिक अनशन के 8वां दिन क्रमिक अनशन का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर मौजूद हम सभी प्रतियोगी छात्र भाई और बहन यहाँ पर इस उम्मीद से, इस भरोसे से कि हम सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवा लेंगे या विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा करा लेंगे, क्योंकि ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मसला है। इसको बिना निपटाए इस चयन बोर्ड की दहलीज से न हम हटने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। और जरूरत पड़ेगी तो अध्यक्ष महोदय को यहीं पर घुटने टेकने पर मजबूर करने का साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हैसियत रखते हैं। अपील है, आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, हमने आगाज कर दिया है क्रमिक अनशन का। हमारा हौसला है, हम जानते हैं कि आपका साथ रहेगा, आप तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों का साथ रहेगा। तो ये जंग बहुत आसान है, बहुत छोटी सी लड़ाई है, हम लोग जीत जाएंगे। जीतेंगे तो क्या मिलेगा? एक नौकरी, जो कि हमारी जिंदगी से जुड़ा मसला है, और इसको पाने की हर कवायद में, हर कोशिश में हमें चाहिए आपका साथ, आप जैसे लोगों का साथ। आइए, निकलिए, आना पड़ेगा क्रमिक अनशन पे, आते रहिए। आज 8वां दिन है, कल 9वां रहेगा, परसों 10वां रहेगा, लेकिन हम हटेंगे नहीं। चेयरमैन साहब को बिना झुकाए, बिना दबाए यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम इस दरी पर बैठे हैं, ये दरी जो है हमारे लिए करोड़ों रुपए की दरी को दिखाइए। ये वो दरी है जहाँ से एक लोग जो यहाँ शिक्षक बनने के लिए अपने सपनों को सजो कर बैठे हुए हैं। कसम है इस दरी की कि इसी दरी से हम निकलेंगे और इस अल्लाह पाक की मुकद्दस जमीन से हम एक नौकरी पाकर अपने घरों को जाएंगे। हमारे पास डल्लप का गद्दा नहीं है, हम गरीब हैं और बेरोजगार हैं। हम सोते भी दरी पे हैं, अपने घरों में 10 बाई 10 के कमरों में अपने सपनों को बुनते हैं,
800-900 रुपए के तखत पे अजीब सा गद्दा, अजीब सा चादर, उसको ओढ़ते हुए, कभी कभी रजाई ऐसी होती है, पुराने रजाई हैं, ठंड भी लगती है, लेकिन एहसास करते हैं कि दौर आएगा, ये ठंड बहुत कड़ाके की है, लेकिन नौकरी मिलेगी तो एक बेहतरीन रजाई खरीदेंगे, खूब अच्छी रजाई लेंगे जिसमें ठंड बिल्कुल ना हो, चारों तरफ से गर्मी का माहौल रहेगा। लेकिन अगर नौकरी मिल गई तो मुझे मुकम्मल यकीन है कि रजाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। उसी चीज खा के मैं जो है दवा खा लेता हूं। 4 दिन पहले मैं थोड़ा सा कमजोर इसलिए था कि मुझे लग रहा था कि मैं चल तो दिया हूं अकेले, पता नहीं साथ मिलेगा नहीं मिलेगा। पोर्टल आ गया, आप लोग आने लगे, पोर्टल आ गया, पोर्टल आ गया। पोर्टल लगा हुआ है दीवान जी, पोर्टल तो नहीं है। ये कोलाई।